नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने कुछ खनिज से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ठीक है, खनिज यानी कि जो मिनरल साइंस है उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे और ये फैक्चुअल प्रश्न होंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि ज्योग्राफी और आपके केमिस्ट्री का मिक्सचर ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन, छोटा सा सेशन होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको याद हो जाएंगे। विश्व में किस महाद्वीप में जल विद्युत की संभावना सबसे अधिक है? तो देखिए, जल विद्युत की संभावना की बात कर रहा है, यानी कि देखिए इसका मतलब यहाँ पे डैम वगैरह ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में जल विद्युत की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि अभी जल विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इतनी नदियाँ हैं और इस तरह की नदियां हैं कि यहाँ पे डैम बना के जल विद्युत उत्पादन बहुत किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महादेश में जल विद्युत की संभावनाएं सर्वाधिक है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विश्व में पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो देखिए, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? चीन के बाद आपका यूएसए है। ठीक है, लेटेस्ट मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पवन ऊर्जा में सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन रखता है या कौन करता है? तो ये आपके चीन करता है। देखिए, चीन एक ऐसा कंट्री है जो अब देखिएगा हर एक मामले में प्रथम आ रहा है। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि वो पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा आयातक है। यहाँ पे देखिएगा कि पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा मतलब कि उत्पादन करता है। अब देखिए, पवन ऊर्जा का उत्पादन करेगा तो वहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, और आपने सुना होगा कि जो चाइना है वो पॉल्यूशन बहुत कम कर रहा है। हालांकि पॉल्यूशन रेट उसका ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लगी है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव उन्होंने लगाए हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद वहाँ पे जो स्मोक वगैरह उसको सोखने के लिए बहुत सारी जगह फ़िल्टर लगाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ चाइना कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना ही है। किसे स्ट्रेटेजिक मटेरियल कहा जाता है? अब देखिए, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाएंगे भविष्य के लिए, तो परमाणु खनिज है उसी के लिए हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अगर कोयला वगैरह ख़त्म हो गया तो हम भविष्य में कैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो जो स्ट्रेटजिक मटेरियल की बात करें तो परमाणु जो खनिज होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बहुत सारे जो परमाणु खनिज होते हैं जिससे कि हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसी मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजिक मिनरल बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेंगे, स्ट्रेटजिक का हिंदी मुझे नहीं पता है, आप एक बार गूगल में सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वेस्टफोलिया, WESTPHALLIA। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेस्टफोलिया यहाँ पे लिखा है लेकिन ये होता है वेस्टफेलिया। WESTPHALLIA, सॉरी LIA है, ALIA है। ठीक है, वेस्टफोलिया। वेस्टफालिया जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो देखिए, आपको ये पता है कि जो रूर की वैली है, रूर वैली है, रूर वैली कहाँ पे है? ये आपके जर्मनी में है। ठीक है, काफ़ी खनिज संपदा क्षेत्र है। तो वेस्टफालिया भी जो एक क्षेत्र है वो भी आपके जर्मनी में है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वेस्टफालिया जो क्षेत्र है वो कहाँ की है? ये आपके कोयला क्षेत्र है, वो आपके जर्मनी में है। ठीक है, और रूर भी आपके रूर पूछा जाता है कई बार, भारत का रूर किसे कहा जाता है? रूर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये किसे कहा जाता है? झारखंड में एक पठार है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन से पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, और ये रूर वैली कहाँ पे है? ये आपके जर्मनी में है। ठीक है, खनिज संसाधन काफ़ी है वहाँ पे, कोयला वगैरह। अगला देख लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? देखिए, अब प्रश्न बाकी नहीं पूछा जाएगा। जब ये प्रश्न पूछा गया था आपके प्रश्न पत्र में, यूपीएससी का प्रीलिम था, उसमें पूछा गया था बाकी, लेकिन अब क्या पूछा जाएगा? हवांगी, HWANGE। क्यों? क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया है। बाकी पहले था, इसका नाम चेंज करके हवांगी कर दिया गया। ये यहाँ पे सबसे बड़ा कोयला खान है। ये कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में है। ठीक है, जिम्बाब्वे के लोग ऐसे भी देखेंगे कि काले काले होते हैं, बाकी आप याद हो जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? देखिए, एशिया का प्रवेश द्वार यानी कि जहाँ से हम प्रवेश करते हैं एशिया में, उसे ही एशिया का प्रवेश द्वार करेंगे।
मतलब कि कहेंगे, सॉरी। तो देखिए एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अब देख लेते हैं तुर्की में मतलब कि तुर्की का जो लोकेशन है ऐसा है, इस वजह से हम इसको एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। देखिएगा ये आपका यहाँ पे तुर्की है, तो तुर्की इधर एशिया है, ठीक है, और इधर आपके सॉरी यहाँ एशिया है और यहाँ से इधर आपके यूरोप है, ठीक है। तो यूरोप और एशिया दोनों में फैला है तुर्की। तो देखिएगा यहाँ से हम निकले, आपके यूरोप से निकले तो एशिया में पहुँच रहे हैं, किसके थ्रू पहुँच रहे हैं? तुर्की के थ्रू पहुँच रहे हैं। तो इस वजह से एशिया का मरीज भी एशिया का मरीज तो आपके इसे कहा जाता है, चाइना को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। हालांकि तुर्की कुछ भाग एशिया में है और कुछ भाग यूरोप में है। तो यहाँ से देखिएगा कि हम एशिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं? यूरोप से एशिया में प्रवेश कर रहे हैं, किसके थ्रू? तुर्की के थ्रू। तो इस वजह से इसे एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। याद हो जाएगा क्योंकि मैंने पिक्चर के थ्रू आपको समझाया कि कैसे इसे इस नाम से जाना जाता है कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तुर्की को। पश्चिम एशिया का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? देखिए पश्चिमी एशिया का, यानी कि पश्चिम में ये देश होगा, एशिया में पश्चिम में देश होगा, किसे कहा जाता है? लेबनान को। देखिए लेबनान एक आपके मुस्लिम बहुलक कंट्री है, लेकिन इसे स्विट्ज़रलैंड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जैसे स्विट्ज़रलैंड में लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी लेबनान में भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं। एकदम से जाइएगा, वहाँ पे समुद्र का किनारा है, बीच है, एकदम से मस्त मस्त चीज़ें दिखेगी। हालांकि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वैसा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल नहीं है कि आपको बुर्का पहनना ही है ये वो। यहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर के लोग भी रहते हैं और वेस्टर्न जो चीज़ें होती है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे उतना जो कट्टरता वाली होती है चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं होती है, मुस्लिम कंट्री होते हुए भी। तो ये लेबनान कहाँ पे है मैप में हम देख लेते हैं। देखिए लेबनान की हम बात करें तो ये आपका पश्चिमी एशिया है। सीरिया के आप देखेंगे कि पश्चिम में है और यहाँ पे इजराइल के उत्तर में है, जॉर्डन उसके नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर यानी कि लेबनान के ऊपर तुर्की है। तो देखिएगा यहाँ पे यूरोप के पास ही है, इस वजह से आप कह सकते हैं यहाँ का जो कल्चर है एकदम से प्योर यूरोपियन जैसा है, लेकिन है ये मुस्लिम कंट्री। तो यहाँ पे ट्रेडिशन वगैरह फॉलो होते हैं, बुर्का में लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे सभी लोग बुर्के में ही रहे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लोग घूमने वगैरह जाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो और इसकी राजधानी बेरूत है, ठीक है। और मैंने बताया कि ये जो पश्चिमी देश हैं वैसी सभ्यता यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसका जो मुद्रा होगा वो क्या हो गया? इंग्लैंड वाला हो गया, पाउंड हो गया, ठीक है। पाउंड है इसकी मुद्रा। कौन सा पाउंड है? ये आपके लेबनानी पाउंड है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मुद्रा भी पूछे जाते हैं कई बार, बेरूत तो पूछे जाएंगे, कैपिटल इसका क्या है। लास्ट देख लेते हैं, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आप टाइगर को देख लेते हैं तो आपका रोम रोम खड़ा हो जाता है, ठीक है। रोम रोम डर से खड़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। जो रोम है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।